प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में हम भारत की खोज पढ़ रहे हैं। हम आज अध्याय 2 जिसका नाम है तलाश, उसके तीसरे भाग की ओर चलते हैं, जिसका नाम है भारत की विविधता और एकता। ये भारत का नक्शा है जिसे देखकर आप भली भांति समझ सकते हैं कि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, जिनका खान पान, पहनावा, नृत्य, सब कुछ, रीति रिवाज है ना। कितनी विविधता है, कितनी बोलियां हैं, कितनी अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं। इतनी सारी विविधता के बाद भी भारत एक राष्ट्र है। तो आज हम देखेंगे कि नेहरू जी ने भारत की इस विविधता पर अपने क्या विचार रखे थे। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक यानी संबंध शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी कद काठी से, उनके बोलचाल की भाषा से, उनकी हर एक कृत्य से वे एक दूसरे से अलग हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोज़क नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी, वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। भारत के जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो सीमांत प्रदेश हैं, उन पर बाहर के देशों की छाप या लगे हुए जो जैसे अफ़गानिस्तान है, तुर्की है, उनसे लगे हुए जो भाग हैं, उनकी छाप अवश्य देखने को मिलती है। परंतु भारत की अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर है, अपनी अलग ही संस्कृति है। यहाँ पे देखिए, भारत की जो प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वह यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, जहाँ पर सैकड़ों छात्र देश दुनिया से खींचे चले आते थे। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है, अर्थात पठान और तमिल वैसे देखने में बहुत अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में मेल खाते हैं। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। अर्थात चाहे अलग अलग भाषाएं हों, अलग अलग खान पान हो, अलग अलग कद काठी हो, परंतु वे सब क्या हैं? भारतीय हैं।
यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। हम लोगों को देखकर ही, अलग अलग प्रदेश के लोगों को देखकर ही पहचान सकते हैं कि वे किस प्रदेश से हैं, परंतु इन सब के मूल में क्या है? भारतीयता बसी है। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। यानी विदेशों का प्रभाव ज़रूर पड़ा हमारे भारत की संस्कृति पर कहीं ना कहीं वे भी इसमें घुल मिल गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। अर्थात भारत में जो विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, अलग अलग प्रदेशों के लोगों में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग खान पान, अलग अलग नृत्य, अलग अलग भाषा, इसके पश्चात भी इतनी विविधता होने के बाद भी, इतनी असमानताएं होने के बाद भी जब भारत की बात आती है तो सब में क्या आ जाती है? एक एकता की भावना मिली हुई होती है। सब में एक एकता का भाव हमेशा ही होता है, फिर चाहे वो किसी और संस्कृति से प्रभावित ही क्यों न हो, परंतु भारतीयता का एक जो भाव है वो प्रत्येक भारतीय में मिलता है। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। बहुत ही सही बात कही गई है कि ऐसे अगर हमारे विचार या हमारी धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, किसी एक समूह की धारणा, उसमें रहने वाले लोगों की धारणा अलग हो सकती है, परंतु जब उसकी तुलना किसी अन्य देश के समूह से की जाती है तब इस समूह में क्या आ जाती है? एक एकता दिखाई देती है। ये सब वापस से क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, अपने बीच के मतभेदों को भूल जाते हैं। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश में है तो उसे, वो चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, उसे अपनेपन का एहसास होता है, परंतु वही व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है, अजनबीपन का एहसास होता है, वो अपने आप को परदेसी महसूस करता है। उन दिनों उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था, परंतु कहीं ना कहीं एक अजनबीपन का एहसास होना
स्वाभाविक था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। अर्थात जो लोग भारत के बाहर से कहीं से आए थे, वे यहीं आकर रहने लगे, उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ यहाँ पर रहने लगी और वे भी अपने आप को भारतीय कहने लगे। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे जो भारतीय हैं, वे अगर विदेशों में जाके रह भी रहे हैं, तो वहाँ पर भी वे क्या करते हैं, एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर रहते हैं। मतलब वहाँ भी उन्हें एक अजनबी के रूप में रहने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण वे भले ही भारत में नहीं हैं, लेकिन विदेशों में अगर वे हैं तो वे वहाँ पे भी एक समुदाय बना लेते हैं भारतीय लोगों का। भले ही उसमें भीतरी मतभेद हो यानी किन्हीं बातों पर लेकर शायद उनके मत अलग अलग हो सकते हैं, परंतु फिर भी उनमें एक एकता का भाव, भारतीयता का भाव अवश्य निहित रहता है। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए, उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इसी प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुस्लिम को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। अर्थात एक हिंदुस्तान से गया हुआ मुसलमान चाहे किसी मुस्लिम देश में भी क्यों न जाए, कहलाता वह हिंदुस्तानी ही है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है, विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु के में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच से कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। यहाँ नेहरू जी ने जिस तरह से अपनी आँखों से हिंदुस्तान की सुंदरता का वर्णन किया, उन्हें जिस प्रकार से अपने देश को देखा, उसका भली भांति बड़ी ही सुंदर रूप से यहाँ पे उन्होंने इसका वर्णन किया है। जन संस्कृति अगला भाग है। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को के जिन जीवन पर हमें वो संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति का जो जीवन है वो अतीत से बंधा होता है और वह आगे भविष्य में विकास करने के लिए सोचता है। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था और इसमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। अर्थात जो भी लोग थे वे सब इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। पौराणिक कथाओं से, पुरानी जो विचारधाराएं हैं उन सब से।
पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। ऐसा नहीं है कि संस्कृति से जुड़े हुए लोग केवल शिक्षित ही हों, अशिक्षित और निरक्षर जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था वे भी इस पृष्ठभूमि के में योगदान उनका भी था। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोक प्रचलित जितनी भी क्या थी प्राचीन रामायण महाभारत इस तरह के काव्य थे, जितनी भी गाथाएं थी, जितनी भी कहानियां थी, वे दूर दूर तक लोग उन्हें जानते थे, लोगों में वे प्रसिद्ध थी। हर घटना कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बार बार या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि रामायण और महाभारत हमारे प्राचीन काल के महाकाव्य रहे हैं, तो जो लोग थे भारत के या हैं लोग भारत के, उन्हें कहीं ना कहीं ये पद इन महान महाकाव्यों के बारे में जानकारी, इनसे जुड़ी नैतिकता संबंधी बातें वे याद रहती है, अर्थात वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यानी चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, उन्हें इन बातों का, इन नैतिक उपदेशों का जानकारी थी। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। जैसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका अपने देश को देखने का नज़रिया, उसकी अपने देश की एक तस्वीर जो उसके सामने बनती है वो अलग था। वहीं एक अनपढ़ किसान का जो मन था, उसके मन में जो अपने देश के प्रति जो तस्वीर थी, उसके देश की तस्वीर थी, वो एक अलग तस्वीर थी। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएँ एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। अर्थात जो एक गरीब अनपढ़ किसान था, उससे इतिहास की चाहे जानकारी न हो, लेकिन इन कथाओं से, पौराणिक कथाओं से उसका सीधा सीधा संबंध था और उसे उसकी काफ़ी जानकारी थी। तीस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह, बलिष्ठ यानी शक्तिशाली, सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य यानी सुंदरता, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था, यानी आश्चर्य में पड़ जाते थे और मुग्ध हो जाते थे। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। भित्ति चित्र यानी दीवारों पर बने हुए चित्र जो आपको पुरानी इमारतों या खंडहरों में देखने को मिलते हैं। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिसने भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों, यानी इनकी स्थिति अच्छी हो और इसके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हो। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था,
पर भारत की असलियत यही थी, असलियत यानी सच्चाई यही थी कि चारों तरफ क्या थी, गरीबी और लाचारी और बहुत ही अनगिनत विपत्तियाँ सभी तरफ फैली थी, जिसने ज़िंदगी को एक भयंकर रूप दे दिया था, बहुत ही विकराल रूप दे दिया था और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। अब जिन भी हालात में लोग रह रहे थे उन्होंने उन हालातों को स्वीकार कर लिया था, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमन साहस थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिन्हें लोग एक दूसरे की भलाई फिर भी नहीं छोड़ते थे। उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी नम्र था और यही भारतीय संस्कृति थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। अर्थात भारतीय संस्कृति यही है, लोगों के साथ नम्रता से व्यवहार करना, लोगों की मदद करना, जिसको कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लोगों के मन में आज भी वो बरकरार थी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह दूसरा जो अध्याय है वह समाप्त हुआ।